शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये आवश्यक है क्योंकि नवीन ज्ञान, भाव एवं विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए जाए कि उनका स्वरूप प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं मूर्त हो उठे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। 3 प्रकार: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री के 2 प्रकार हैं: कठोर उपगम और मृदु उपगम। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्री के 2 प्रकार: प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सामग्री के 6 प्रकार हैं: ग्राफिक सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री और प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। ये 6 प्रकार हैं एनसीईआरटी के अनुसार। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सामग्री के 3 प्रकार: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, भाषा प्रयोग लिग्वा बेल, डिस्क रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र। इन सभी का संबंध प्राणी की श्रवण संबंधी योग्यता से है। सबसे पहले है रेडियो। रेडियो का आविष्कार 1885 ईस्वी में मार्कोनी द्वारा किया गया। रेडियो शिक्षा का नवीन अंग नहीं है बल्कि रेडियो स्वयं शिक्षा है, यह जॉर्ज वाटसन ने कहा था। रेडियो शैक्षिक रेडियो चैनल ज्ञानवाणी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक महत्व है विषय वस्तु को सरल बनाने हेतु, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु, पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु, मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को रोचक बनाने हेतु। ग्रामोफोन, बालक को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है और प्राथमिक विद्यालय के लिए सरल और सुलभ साधन है ये एक ध्वनि यंत्र है। इसका कार्य है उच्चारण सुधार हेतु यह उपयोगी है और शुद्ध उच्चारण, गायन, संगीत सीखने हेतु उपयोगी है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना आदि, कविता, नाटक, कहानी, महापुरुषों के भाषण नैतिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिग्वाफोन को सीतावाद्य भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चारण सुधारने हेतु ग्रामोफोन, उच्चारण को शुद्ध करने हेतु लिग्वाफोन और उच्चारण को शुद्ध करा के भाषा की शिक्षा दी जाती है। टेप रिकॉर्डर यानी ऑडियो टेप, रेडियो की सीमा को दूर किया गया यानी समय सीमा तय होती है, इसमें समय सीमा तय नहीं होती है। रेडियो में समय सीमा तय होती है लेकिन टेप रिकॉर्डर में समय सीमा तय नहीं होती, यानी रेडियो का फिक्स समय होता है और टेप रिकॉर्डर का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है, किसी भी समय सुन सकते हैं। ध्वनि अभिलेख भी कहा जाता है इसको। एनसीईआरटी के अनुसार नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय स्थापित किया गया है। डिस्क रिकॉर्डर ये एक महंगा यंत्र है और पठन की गति में सुधार करने हेतु उपयोगी है। भाषा प्रयोगशाला, लिग्वा लैब, ये अलग कक्ष होता है इसका लैब का और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ लिग्वा लैब है जालाना डूंगरी जयपुर में स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ लिग्वा लैब जालाना डूंगरी जयपुर में, जिसकी स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। अध्यापन यंत्र ये एक यांत्रिक
यहाँ विद्युत शक्ति है जिसका संचालन एक छात्र करता है और ये सर्व सामग्री है। फिर ये दृश्य सामग्री, ये इसमें प्रतीकात्मक प्रदर्शन पट, आयामी सामग्री जैसे श्याम पट, पाठ्यपुस्तक, सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड यानी फेल्ट बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, वास्तविक बोर्ड, जादू की लालटेन, मानचित्र, रेखाचित्र, चलचित्र, मूक चित्र, व्यंग्य चित्र, चित्रकलाएँ, चित्र विस्तारक यंत्र, ग्राफ चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, वाक्य पट्टी, माझा खिड़की आदि। चकती है, मुखौटा, सिरोपरि, प्रक्षेपी, शब्द सूची है, शैक्षिक भ्रमण है, प्रदर्शनी, संग्रहालय, ग्लोब, कठपुतली, यथार्थ चित्र, स्टीरियोस्कोप, ये सभी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का द्वार कहते हैं और इसमें 6 कतारें, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, यानी अध्यापन के शिक्षण के कार्य में सहयोगी होती हैं। फिर ये श्यामपट, इसको चाक बोर्ड भी कहते हैं। यह अध्यापक का सच्चा मित्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक प्रयोग श्यामपट का होता है। और दूसरा नाम है खल्लीपट और सबसे सस्ता और श्रेष्ठ उपादान है। सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड, इस पर सूचना को चिपकाया जाता है। पैनल बोर्ड या फेल्ट बोर्ड सूचना बोर्ड की तरह ही होता है ये, और खादी का मोटा कपड़ा, पैनल कपड़ा लगा होता है इस पर। चुंबकीय बोर्ड, जहाँ पर चुंबक लगी होती है उस पर चिपकाया जाता है। वास्तविक पदार्थ, जिस वस्तु को विद्यार्थी वास्तविक या प्रत्यक्ष रूप से देखकर अधिगम करता है। और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए जादू की लालटेन, इसको मैजिक लैंटर्न भी कहते हैं और इसमें स्लाइड होती हैं जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं। मानचित्र में नक्शा जैसे राजस्थान, भूगोल, विश्व आदि का नक्शा। एपिडायोस्कोप यानी ये चित्र विस्तारक यंत्र है, इस पर पोस्टर, चित्र, कागज आदि को बड़ा रूप प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। पारदर्शक और अपारदर्शक दृश्य सामग्री को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है और एपिस्कोप या डाइस्कोप दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्लैश कार्ड, इनसे बालकों में मस्तिष्क पर क्षण भर के लिए सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी बिजली की तरह प्रभाव पड़ता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी सिरोपरि प्रक्षेपी, इसमें चित्र या लिखित सामग्री का प्रक्षेपित यानी प्रक्षेपण अध्यापन के सिर के ऊपर होता है, इसे सिरोपरि प्रक्षेपी कहते हैं। ये सभी प्रोजेक्टरों का नया रूप है। फ्लैश कार्ड, फिर शैक्षिक भ्रमण, शिक्षा के लिए भ्रमण आवश्यक है और कुछ समय के लिए यह चलता फिरता विद्यालय है और दृश्य साधनों में यह सबसे महत्वपूर्ण व वास्तविक दृश्य यही है। फिर प्रदर्शनी में छात्रों के सहयोग से बने चित्र एक स्थान पर सजाया जाता है। शैक्षिक महत्व की वस्तुओं को शैक्षिक प्रदर्शनी कहते हैं। प्रदर्शनी के 2 भाग हैं, कक्षा प्रदर्शनी और विद्यालय प्रदर्शनी। कठपुतली, यह कला अमेरिका में विकसित हुई 1937 ईस्वी में और भारत में लोक कला मंडल उदयपुर में विकसित किया गया। चकती को डिस्क भी कहते हैं। फिर मात्रा खिड़की, यानी वर्ण व मात्राओं के टुकड़े बनाकर खिड़की में सजाए जाते हैं। क्रिकेट मैच में स्कोर बोर्ड मात्रा खिड़की का उदाहरण है। मुखौटा तथा कटआउट्स यानी कागज या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं। बाल गीत, एकांकी, कहानी, छोटे छोटे संवाद इस पर होते हैं। कटआउट्स यानी पूरे आकार का चित्र कक्षा में प्रस्तुत करना, जैसे रावण का पुतला,
महापुरुषों की जीवनी व आत्मकथा पढ़ाने हेतु स्टीरियोस्कोप यानी दृश्य या ऐतिहासिक भवन आदि को मूर्त रूप में दिखाना। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें बालक की दृश्य तथा श्रव्य दोनों इंद्रियों का विकास होता है और इसका महत्व है। पाठ को रोचक तथा आकर्षक बनाने के लिए उपयोगी है और सार्थक शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे ज्ञान स्थायी होता है और अनुभव की सीमा का विस्तार होता है। बालक में अभिव्यक्ति तथा कल्पना करने का विकास होता है। दृश्य श्रव्य साधन यानी बहुमाध्यम, क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधन नहीं है दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा और छायाचित्र। तो इसका सही आंसर रहेगा छायाचित्र, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र यानी सिनेमा, वीडियो टेप, कार्टून, नाटक, संगणक यानी कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले है दूरदर्शन। दूरदर्शन के द्वारा एक ही समय में अधिक विद्यार्थी को ज्ञान दिया जा सकता है और शैक्षिक कार्यक्रम दूरदर्शन पर दो प्रकार है। खुला परिपथ दूरदर्शन यानी चैनल खुला परिपथ यानी दूरदर्शन चैनल के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। फिर ये बंद परिपथ विद्यालय, कोचिंग, महाविद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम संचालन के लिए सोपान यानी 4 सोपान है शैक्षिक कार्य संचालन के लिए। प्रसारण पूर्व क्रियाएं, प्रसारण समय क्रियाएं, प्रसारणोत्तर क्रियाएं और प्रसारण मूल्यांकन। सिनेमा या चलचित्र, इसमें 35 मिमी का प्रोजेक्ट होता है और 16 मिमी प्रोजेक्ट काम में लेते हैं। विद्यालय में प्रयोग में लिया जाता है 16 मिमी वाला। और इसकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार चलचित्रों का शैक्षिक महत्व इसलिए है क्योंकि वे गीत को व्यक्त करते हैं और विचार कार्य की निरंतरता का विकास करते हैं। फिल्म प्रस्तुत करते हैं शैक्षिक और श्रेष्ठ फिल्म के गुण हैं छात्रों की आयु व रुचि में के अनुरूप होनी चाहिए और पाठ के विषय में सहयोगी हो यानी प्रमाणिक हो, भाषा व संवाद बच्चों के अनुसार हो। फिर ये कार्टून यानी हास्यपद घटनाएं प्रस्तुत करने के लिए कक्षा में कार्टून का प्रयोग किया जाता है। वीडियो टेप उद्योग, धंधे, संस्था आदि के वीडियो बताकर पढ़ाना। फिर नाटक बालक शिक्षण धारावाहिक को देखकर कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। फिर संगणक यानी कंप्यूटर को शैक्षिक तकनीकी स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का उदाहरण है। विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है इसको। कंप्यूटर द्वारा शिक्षण को निम्नलिखित कहते हैं यानी अदा, स्मृति, पदा, अदा यानी इनपुट, स्मृति यानी मेमोरी, पदा यानी आउटपुट। इंटरनेट सर्वप्रथम अमेरिका में 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्था द्वारा और इसका उपयोग इंटरनेट का उपयोग ईमेल, सूचनाएं, मनोरंजन, समाचार, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शॉपिंग आदि में उपयोग लिया जाता है। अब है भाषाई कौशल। किसी भाषा को सीखने के लिए कौशलों का विकास होना जरूरी है और भाषा सीखने के कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में श्रवण, वदन, पठन और लेखन, इंग्लिश में लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ग्राह्य और अभिव्यंजना में मौखिक यानी ध्वनि विज्ञान और ग्राह्य अभिव्यंजना में लिखित और लिपि विज्ञान। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशल का क्रम है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अमूर्त भाषाई कौशल है 2 यानी सुनना और बोलना जो अदृश्य होते हैं, सिर्फ श्रव्य होते हैं ये। मूर्त भाषाई कौशल है 2 पढ़ना और लिखना। पढ़ना है ग्रहण पक्ष और लिखना है प्रेक्षण पक्ष। सुनना व बोलना सरल है, स्वाभाविक हैं और पढ़ना व लिखना कठिन क्रियाएं। प्रधान कौशल है 2 सुनना और बोलना।
गौण कौशल हैं 2, पढ़ना और लिखना। शिक्षा शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक सर्वप्रथम सुनने का कार्य करता है। श्रवण कौशल है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना, बोधपूर्वक सुनना। यह भाषा का प्रथम कौशल है और इस कौशल के समय शिक्षक आदर्श वाचन करता है। ये ध्वनि ज्ञान पर आधारित है और यह अर्थ ग्रहण का साधन है। शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत निम्न शक्तियों का समावेश किया गया है: अंतर्बोध शक्ति, धारणा शक्ति, बोधन शक्ति। श्रवण कौशल के उद्देश्य है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ध्यानपूर्वक सुनना, सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना, वक्ता के मनोभावों को समझना, सारांश ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण का अनुसरण करना और छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना। श्रवण कौशल की विधियाँ हैं सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर करना, भाषा या आशुभाषण यानी आशु यानी मतलब तेज या शीघ्र से, और वाद विवाद द्वारा। फिर ये भाषण कौशल का शाब्दिक अर्थ है बोलना। छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और इस कौशल में अध्यापक श्रोता होता है। यह कौशल भी ध्वनि ज्ञान पर आधारित है। भाषण कौशल के उद्देश्य है भाषण कौशल से शुद्ध वर्तनी का विकास होता है और संप्रेषण में बोधगम्यता लाना, भाषा को शीघ्रता से सीखना, भाषा को परिष्कृत करना और व्याकरण एवं लिपि के अधूरे ज्ञान को पूरा करना। भाषण कौशल की विधियाँ हैं कविता, कहानी, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, अनुगण वाचन, शाब्दिक अंत्याक्षरी, बालकों को प्रोत्साहन, बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। अब है लेखन कौशल, तीसरा प्रकार। लेखन कौशल का अर्थ है लिखना। यह अंतिम कौशल है। इस कौशल में सर्वाधिक अभिव्यक्ति कर सकता है और छात्र की कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। इससे लेखन कौशल कठिन कौशल कहलाता है और लेखन कौशल के उद्देश्य हैं अंगुलियों एवं कलाई के संचालन में प्रवीणता, मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखने का विकास होता है इससे, और छात्रों में लिखने के प्रति रुचि जागृत करना, भाषा शैली प्रभावी बनाना, भाषा एवं साहित्य का विकास, वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित करना। लेखन कौशल की विधियाँ हैं श्यामपट्ट पर लिखना, अनुकरण करके लिखना, सुलेख यानी सुंदर लिखना, अनुलेख यानी आदर्श को देखकर लिखना, प्रतिलेख यानी पुस्तक अखबार से लिखना, श्रुतिलेख का मतलब सुनकर लिखना, कहानी, निबंध, नाटक, पत्र लेखन, संस्मरण लेखन। पठन या वाचन कौशल, इसका अर्थ है पढ़ना यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पठन या वाचन को 2 भागों में बांटते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन। मौन वाचन, सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सामान्य वाचन के अंतर्गत पूर्व कक्षा में पढ़े गए पाठ को वर्तमान कक्षा में पढ़ाना। गंभीर वाचन यानी गद्य शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग होता है गंभीर वाचन, और द्रुत वाचन मौन वाचन का सर्वश्रेष्ठ वाचन है। बालक जिज्ञासा के साथ पाठ को पुनः पढ़े। सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। फिर अनुकरण वाचन छात्र या छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। संवेद वाचन यानी अध्यापक सहायक होता है तथा बच्चे वाचन करते हैं समूह में, और भाषा शिक्षण का यह वाचन श्रेष्ठ होता है। वाचन कौशल के उद्देश्य हैं पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण कर समीक्षा योग्य बनाना और वाचन करने में समता विकसित करना, और वाक्य के अर्थ के अनुसार उतार चढ़ाव। वाचन कौशल की विधियाँ हैं प्राथमिक स्तर पर कहो और देखो विधि और अक्षरबोध विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, सामूहिक वाचन, वर्णोच्चारण विधि। भाषाई कौशलों से संबंधित विकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अफेजिया जो जन्मजात होता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है, और इससे प्रभावित छात्र मौखिक रूप से
सीखने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आस्कित या असमता को डिस्पेजिया कहा जाता है। अलेक्सिया, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की असमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अधीनता या पाठ्य अधीनता या विजुअल अपेजिया कहा जाता है। अप्रेक्सिया, ये एक शारीरिक विकास है। अप्रेक्सिया के दोष के कारण बालक लिखने, चलने, टहलने तथा बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। अपेजिया विकार मस्तिष्क में सेरेब्रम की क्षति के कारण हो जाता है। डिसलेक्सिया, इसका संबंध पठन विकार से है। जैसे ड और बिंदी वाला ड को, जिसमें अंतर नहीं समझ पाना और बालक को शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, ये एक लेखन संबंधी विकार है और बच्चे की लिखावट इससे ग्रसित बालक बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं होती होगी और बच्चा ठीक से लिख नहीं सक पाएगा। क्वेश्चन है, बालक के वाचन संबंधी दोष को दूर कैसे कर सकता है। अनुगुण वाचन करवाते समय, आदर्श वाचन करवाते समय, अनुगुण वाचन के बाद श्यामपट्ट की सहायता से और उपयोग से भी। इसका सही आंसर रहेगा अनुगुण वाचन के बाद श्यामपट्ट की सहायता से। सुनने के कौशल का संबंध है अर्थ ग्रहण करने से, कक्षा में न बोलने से और शिष्टाचार का पालन करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा अर्थ ग्रहण करने से। भाषिक कौशल का मूल्यांकन है। अब श्रवण कौशल का मूल्यांकन। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करवाते समय अध्यापक संबंधित विषय की चर्चा छात्रों के समक्ष रखता है और छात्रों में विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं किया ये जांचने के लिए बालक का मूल्यांकन किया जाता है। पाठ का सार पूछकर या प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक कौशल का मूल्यांकन, छात्र के भाव, विचार, अनुभव आदि को अभिव्यक्त करना ही मौखिक कौशल का मूल्यांकन कहलाते हैं और मौखिक कौशल का मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाता है। जैसे भाषण, कहानी, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि से मूल्यांकन किया जाता है। पठन कौशल का मूल्यांकन यानी पठन या मूल्यांकन विद्यार्थी में पढ़कर समझना और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इससे यति, गति तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ने का विकास होता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न हल करके मूल्यांकन करना। लेखन कौशल का मूल्यांकन, अध्यापक छात्रों के लेखन क्षमता का विकास जांचता है और विद्यार्थी अपने विचारों को लिखने में सक्षम हुआ अथवा नहीं, ये जैसे निबंध, सुलेख आदि से इसकी जांच की जाती है। भाषा आकलन में निहित बिंदु है पोर्टफोलियो विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी, किसी बच्चे की संपूर्ण जानकारी जैसे और है प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, विभिन्न संदर्भ की व्याख्या करना। क्वेश्चन है, एक छात्र की गतिविधि, आर्थिक मूल्यांकन तथा क्रियाकलापों का क्रमिक ब्यौरा किसमें संभव है। तो ये पोर्टफोलियो में संभव है। पोर्टफोलियो किसी एक व्यक्ति पर बनाया जाता है, उसके बारे में पूरा बायोडाटा पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखा जाता है। भाषा का आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला टॉपिक है मूल्यांकन। इस मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। सीबी बेबी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है, मूल्यांकन उस साक्ष्य का क्रमबद्ध संग्रह है और उनका परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना। मूल्यांकन के सोपान, 3 सोपान है मूल्यांकन के। शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य,
पाठ्यक्रम एवं सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के उद्देश्य, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। यानी शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण करना, अधिगम में अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उत्तम परीक्षा के 5 गुण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विभेदकारिता हो और व्यवहारिकता हो। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता, जिसका एक ही उत्तर हो वह वस्तुनिष्ठ कहलाता है। ऐसा प्रश्न जिसमें सभी विद्यार्थी एक ही उत्तर निकालें और एक ही उत्तर अपेक्षित हो। वैधता यानी प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हो कि जिसमें योग्यता या ज्ञान की परीक्षा लेना अभिष्ट हो और उसी की परीक्षा हो, तभी हमारा ठीक से मूल्यांकन होगा, तभी परीक्षा प्रमाणिक मानी जाएगी। विश्वसनीयता परीक्षण वह है जिसमें शुद्धता से मूल्यांकन होना हो और विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि व्यवहार में शुद्धता एवं संगति से है। विभेदकारिता, परीक्षा के आधार पर प्रतिभाशाली, सामान्य एवं मंदी प्रकार के बालकों का वर्गीकरण संभव हो। व्यवहारिकता, प्रश्न की ऐसी भाषा हो जिसमें स्कूल के वातावरण, समय सारणी और काल अवधि के अनुरूप व्यवहारिक प्रश्न बनाए जिससे बालक आसानी से समझ जाए। मूल्यांकन के भेद 2 भेद है, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में मौखिक और लिखित। मौखिक के 5 भेद हैं, सालाना पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, भाषण शास्त्र पद्धति और वाचन पद्धति। लिखित के 4 भेद हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक। क्रियात्मक पक्ष में चार्ट, मॉडल, मानचित्र और मार्जनी। गुणात्मक में यानी भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष में निरीक्षण विधि, आत्मदर्शन विधि, साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि। मौखिक मूल्यांकन के अंतर्गत सलाह का पद्धति, यानी इस पद्धति के अंतर्गत बालक को ग्रंथों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कंठस्थीकरण होना चाहिए। इसका मूल्यांकन आचार्य जी द्वारा और पतली छड़ी होती है जिसको सलाका कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक ग्रंथ के मध्य सलाका रखकर छात्र का ज्ञान का मूल्यांकन करता है और छोटी कक्षाओं के लिए यह अनुपयोगी है। शास्त्रार्थ पद्धति, इस पद्धति में 2 छात्रों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया जाता है और जो बालक सही शास्त्रार्थ करता है उसे उत्तीर्ण माना जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। प्रश्नावली पद्धति, इस पद्धति में अध्यापक पाठ्य पुस्तक तथा व्यवहारिक ज्ञान के 10 प्रश्नों का निर्माण करता है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाषण शास्त्र पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत अध्यापक छात्र को विषय वस्तु पर बोलने के लिए कहा जाता है और तर्क शक्ति, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। वाचन पद्धति, अध्यापक छात्र को पाठ का अंश पढ़ने को कहता है और इस पद्धति से कारक चिन्ह, समास, लिंग आदि से युक्त पदों का ज्ञान होता है। लिखित मूल्यांकन, इसके 4 भेद हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह प्रश्न विश्वसनीयता पर आधारित होते हैं और इसका उत्तर भी निश्चित होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्याभिज्ञान, यानी इसके अंतर्गत सत्य, असत्य, मिलान प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं और प्रत्यास्मरण में छात्र की स्मृति पर आधारित प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अति लघुतात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया जाता है, यानी अधिकतम 5 शब्दों का होता है। लघुतरात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर 2 वाक्यों में दिया जा सकता है, अधिकतम 10 शब्दों का उपयोग होता है। निबंधात्मक प्रश्न, इसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कल्पना शक्ति पर आधारित हैं
और इन प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न में होता है और 50 पदों का प्रयोग होता है। क्रियात्मक पक्ष में क्रियात्मक मूल्यांकन में अध्यापक द्वारा छात्र से चार्ट, चित्र, मॉडल आदि बनवाकर मूल्यांकन करना, जैसे चार्ट में स्वर व्यंजन लिखना, चित्र के अंदर का चित्र बनाकर लाना, यानी जैसे महात्मा गांधी, मछली, आँख इत्यादि का मॉडल यानी प्रतिकृति यानी प्राकृतिक दृश्य या मानचित्र, मार्जनी या डस्टर, बोर्ड साफ करने के लिए। गुणात्मक मूल्यांकन में भावनात्मक पक्ष यह छात्र के भाव पक्ष से संबंधित हैं और छात्रों में निरंतर सुधार लाने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। 4 प्रकार के मूल्यांकन कर सकते हैं। निरीक्षण पद्धति, इस पद्धति में अध्यापक बालकों के दोष का हल निरीक्षण करके करता है। आत्मदर्शन पद्धति, इस पद्धति में शिक्षक बालक को स्वयं के बारे में लिखने के लिए बोलता है। साक्षात्कार पद्धति, इस पद्धति में शिक्षक बालक को अपने सामने बैठाते हैं और उसकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। समाज नीति पद्धति, यानी बच्चे के द्वारा अभद्र व्यवहार तथा बुरी संगति में लिप्त होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करना समाज नीति पद्धति कहलाती है। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित आता है। इसका अर्थ है बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का नियमित और विस्तृत मूल्यांकन करना। यानी सतत का अर्थ होता है लगातार, व्यापक का अर्थ होता है विस्तार। यानी व्यापक में बच्चों के समस्त कौशल गुणों का विकास करना, शारीरिक गुण, सामाजिक गुण, मानसिक गुण, संवेगात्मक गुण इत्यादि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सर्वप्रथम प्रयोग स्क्रीवेन द्वारा 1967 में किया गया और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में 2008 का निर्माण किया गया। कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया 2009 में और आरटी 2009 के तहत शिक्षा के अधिकार के कानून में जोड़ा गया। संपूर्ण भारत में अक्टूबर 2009 से लागू, कक्षा 9 से शुरू किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 प्रारूप होते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन और सशैक्षणिक मूल्यांकन। शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत 2 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर यानी जुलाई से अक्टूबर तक और द्वितीय स्तर है अक्टूबर से मार्च तक। सशैक्षणिक मूल्यांकन यानी शिक्षण के साथ साथ अन्य क्रिया भी, जैसे खेलकूद, बच्चे का व्यवहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रथम व द्वितीय परख आदि सशैक्षणिक मूल्यांकन है। मूल्यांकन का महत्व है, मूल्यांकन से शिक्षा के उद्देश्य में स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है और मूल्यांकन से शिक्षण विधि और स्वरूप में वंचित परिवर्तन के लिए सहायता मिलती है। मूल्यांकन सीखने की क्रिया में सहायक सिद्ध होती है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं बच्चों के व्यवहार के बदलाव में पता लगाना और ये सीखने पर बल देता है। बच्चों के भावनात्मक कौशल का विकास होता है। बच्चों की प्रगति के बारे में जानना, बच्चों की सृजनशीलता को बढ़ावा देना, विद्यार्थी में व्याप्त भय को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है। निदान का मतलब रोग की जांच करना, उपचार का मतलब दवाई देकर ठीक करना। सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण, इसका अर्थ है मूल कारण है। अंग्रेजी भाषा में डायग्नोस्टिक शब्द का प्रयोग निदान के लिए किया जाता है और बालकों के शिक्षण में कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक के द्वारा संभव होता है। निदानात्मक परीक्षण छात्र की समस्याओं के लिए आंशिक रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। इसकी परिभाषा है सीवी वुड के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना ही निदानात्मक है। निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र 5 क्षेत्र हैं: वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा, अंकगणित। निदानात्मक शिक्षण के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं:
छात्रों की अभिरुचि होनी चाहिए, मानसिक स्थिति, बुद्धि स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्तर। निदानात्मक परीक्षण के 2 प्रकार हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। उपचारात्मक शिक्षण, यह नाम वैद्यशास्त्र से लिया गया है और इसकी परिभाषा है ब्लेयर व जोन्स के अनुसार। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है जो बालकों को अपनी सही दिशा का ज्ञान करवाता है तथा छात्रों की कमियों के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उच्च दिशा की ओर अग्रसर करती है। यह परिभाषा है ब्लेयर और जोन्स के। उपचारात्मक शिक्षण की मुख्य बातें हैं, यदि किसी बालक में कोई कमी है तो वह कमी सभी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बालक में हीन भावना पैदा हो जाती है। प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह प्रगति का विश्लेषण करना चाहिए और प्रत्येक बालक को विवेकानुसार उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना, हिंदी संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों की अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना और बालकों की अभिव्यक्त कठिनाइयों को दूर करना। ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण है। शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जानकर समस्या समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करना और लेखन संबंधी दोष को दूर करना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जानकर समस्या का समाधान निकालना। सूक्ष्म शिक्षण, जिस विधि में छोटे छोटे कौशल शिक्षणों का विकास किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को 5 से 10 मिनट का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसका प्रथम विचार, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम विचार कीथ एचिसन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी थी और इसके प्रवर्तक हैं डी वाइट एलन। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग 1967 ईस्वी में किया गया डी तिवारी द्वारा। सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में इसका प्रयोग किया गया दिलाबाद में। BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विद्यार्थी और कम शिक्षण क्रिया वाली विधि है। इसमें सबसे पहले पाठ योजना तैयार की जाती है, फिर उसका 6 मिनट समय निश्चित नहीं होता है पाठ योजना में, और फिर फर्स्ट स्टेप पर शिक्षण 6 मिनट का होता है। फिर शिक्षण की प्रतिपुष्टि की जाती है, ये 6 मिनट। फिर पुनः पाठ योजना प्रस्तुत की जाती है, इसमें 12 मिनट का समय लगता है। और फिर पुनः शिक्षण होता है इसका 6 मिनट का, और फिर इसकी पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है, और ये पाठ्य योजना का प्रोसेस है। पाठ्य योजना सभी प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और शिक्षण का अर्थ है यह शिक्षण अध्यापक करवाता है ताकि अध्यापक छात्र रूप में पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण शिक्षण कार्य संपन्न होने पर पुनः पाठ्य योजना प्रतिपुष्टियों की गलतियों में सुधार करने के लिए पुनः शिक्षण, निर्मित पाठ्य योजना का पुनः शिक्षण करवाना। पुनः प्रतिपुष्टि मतलब शिक्षण कार्य का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं दोष यह खर्चीली होती हैं और अनुभवी शिक्षकों की कमी है। केवल बनावटी शिक्षण होता है, मूल्यांकन आदि नहीं है, अवसरानुकूल नहीं है ये, और उपचारात्मक कार्य भी नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कम समय में कौशल को पढ़ाना, छोटी कक्षाओं के लिए भी करवाया जाता है, और मूल्यांकन शिक्षण की विषय वस्तु छोटी व सरल होती है। अध्यापक को उचित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिलता है। यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधि है। पाठ्य योजना की उत्पत्ति जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया है। इन्होंने समग्रता का विकास
सिद्धांत दिया था, समग्रता का सिद्धांत दिया था। जर्मनी की शिक्षा शास्त्री J.M. हर्बर्ट ने गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा को मूर्त रूप दिया। एक कुशल सचेत प्रतिपष्ट शिक्षक को जो पाठ पढ़ाने से पूर्व अपनी लिखित योजना बनाता है वह एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पाठ योजना की परिभाषाएं डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का विवरण ही पाठ योजना कहलाती है। बाइनिंग के अनुसार यह परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन तथा उसके क्रमबद्ध व्यवस्थित करना ही पाठ योजना है। ये परिभाषाएं बाइनिंग की। पाठ पढ़ाने से पूर्व हिंदी अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए। पाठ्य वस्तु को कैसे प्रस्तुत करें, बच्चों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन हो सकेंगे, और शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री कब कौन सी प्रयोग में ले, और विद्यार्थियों का विषय के प्रति उद्दीप्त और गृह कार्य क्या दें। 1960 में सबसे पहले विद्यालयों में हर्बर्ट की पंचपदी उपगम ही पाठ योजना के रूप में विद्यमान थी, और 1960 में NCERT के द्वारा एक नवीन पाठ योजना बनाई गई जिसमें पाठ योजना के 14 अंग बताए गए। 14 अंग कौन कौन से हैं? प्रकरण, कक्षा वर्ग, समय, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य संरचना, व्यवहारिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, अधिगम उपलब्ध, गृह कार्य, संदर्भ और आत्मनिरीक्षण। पाठ योजना के 3 प्रकार हैं: इकाई पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना। सबसे पहले इकाई पाठ योजना। शिक्षण में इकाई पाठ योजना की देन शिकागो विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के प्रोफेसर S.C. मॉरिसन 1926 में की थी, और इसकी परिभाषाएं: इकाई पाठ योजना में संपूर्ण शिक्षण वस्तु को एक ही इकाई में बांधकर जो पढ़ाने की योजना बनाई जाती है उसे इकाई पाठ योजना कहते हैं। कोठारी आयोग की परिभाषाएं: इकाई पाठ योजना में अपनी सिफारिश लगाई पहली कक्षा के अंत में जो परीक्षा होती है उसे समाप्त कर देना चाहिए, और कक्षा 1 व 2 को एक ही इकाई शिक्षण में शामिल करना चाहिए। यदि हो सके तो कक्षा 3 व 4 को भी एक इकाई शिक्षण मान लेना चाहिए। इकाई पाठ योजना के अंतर्गत सबसे पहले जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, समय और इकाई जैसे टॉपिक का नाम, फिर उप इकाई, विषय वस्तु का विश्लेषण और लक्ष्य क्या है, अनुदेशन सामग्री, व्यवहार, अभिप्रेरणा, मूल्यांकन क्या क्या है, प्रतिपुष्टि के अंतर्गत क्या है। फिर दूसरा प्रकार है पाठ योजना का वार्षिक पाठ योजना। शिक्षण कार्य की जो योजना शिक्षक द्वारा अपनी डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे वार्षिक पाठ योजना कहते हैं। पूरे वर्ष के कार्य दिवसों की गणना करना, कुल दिवसों का अवकाश, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा को कम कर देना चाहिए। कक्षा के लिए निर्धारित विषय को इकाई तथा उप इकाई में विभाजित करके पढ़ाना। किस माह में क्या पढ़ाया है, यानी वार्षिक पाठ योजना का प्रारूप है विद्यालय का नाम, सत्र, कक्षा, विषय, कालांश इत्यादि। इसके अंतर्गत इकाई उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कार्यानुभूति इत्यादि लिखे जाते हैं। पाठ योजना का तीसरा प्रकार है दैनिक पाठ योजना। ये प्रतिदिन प्रत्येक कालांश के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे दैनिक पाठ योजना कहते हैं, और इसे शिक्षण का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट। दैनिक पाठ योजना को सर्वप्रथम J.F. यानी जॉन और फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था। दैनिक पाठ योजना में विद्यालय, सत्र, कक्षा, समय, दिनांक, विषय और इसके उद्देश्य इस शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु और फिर छात्राध्यापक कथन, फिर होती है छात्र क्रिया और फिर होता है श्यामपट्ट कार्य।
बाद में मूल्यांकन प्रश्न और सबसे अंतिम में गृह कार्य प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचा देना। धन्यवाद।